दोस्तों, मैं दिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए विजन आइज की टेस्ट नंबर 13 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में सभी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा जिसका बाद में ब्रह्म समाज में विलय हो गया था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ही हो जाएगा, बाद में इसका विलय ब्रह्म समाज में हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह अंग्रेजों के अधीन किसानों की बेदखली और भू राजस्व की मांग में वृद्धि के कारण हुआ था। दूसरा कह रहा है कि इस विद्रोह का उल्लेख जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की साहित्यिक कृति आनंद मठ में मिलता है। तीसरा कह रहा है कि यह मुख्यतः बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक ही सीमित था। तो बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट आपका है, सन्यासी विद्रोह जो है आप लोग देखेंगे 1763 से 1800 तक यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह किया गया था। पूर्वी भारत मेनली बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा साइड के लोगों ने अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ ये विद्रोह किया था। इसी को सन्यासी विद्रोह के नाम से कहा जाता है या जाना जाता है। अंग्रेजों ने जो है किसानों और जमींदारों के अधिकारों को छीनने की कोशिश की और भू राजस्व में वृद्धि की, तो इस वजह से ये विद्रोह हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है कि इस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी की साहित्यिक कृति आनंद मठ में मिलता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये स्टेटमेंट जब भी सन्यासी विद्रोह से क्वेश्चन पूछता है तो एग्जाम में ये स्टेटमेंट दे सकता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की साहित्यिक कृति आनंद मठ में इसका उल्लेख मिलता है। और आपको कंफ्यूज करने के लिए मे भी बंकिम चंद्र चटर्जी की किसी और पुस्तक का नाम दे दे या किसी और साहित्यिक कृति का नाम दे दे, कहे कि इसमें इसका उल्लेख मिलता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए याद कर लेना कि बंकिम चंद्र चटर्जी की साहित्यिक कृति में यानी साहित्यिक कृति आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि यह मुख्यतः बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक ही सीमित था। तो जैसे हमने आपको बताया कि पूर्वी भारत में ये विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह, बंगाल, बिहार, उड़ीसा साइड, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नहीं हुआ था। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अब इस क्वेश्चन को मान लो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, एग्जाम में आपके पास लास्ट कंफ्यूज हैं आप किसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो, इस तरह का स्टेटमेंट दे तो सबसे पहले मैंने जैसे कि हमेशा बोला है आपको अपने सीरीज में कि जब भी ही शब्द दे, केवल शब्द दे, अनन्य शब्द दे, कोई भी नहीं शब्द दे, तो अक्सर वो स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कह रहा है कि यह मुख्यतः बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक ही सीमित था। तो ये स्टेटमेंट आप इस बेसिस पे गलत मान लोगे बिना पढ़े। आप बस ये मान लो कि हाँ ये गलत हो सकता है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट होकर के आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बस ये है कि इस ट्रिक को सबसे लास्ट में अपनाना है जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, और इस ट्रिक को लास्ट में रखना। सबसे पहले अपना रिवीजन ज़्यादा करो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो। जब रिवीजन ज़्यादा होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगी, तो आप क्वेश्चन सही कर ले जाओगे। लेकिन अगर आपने एकदम नहीं पढ़ा है और इस बेसिस पे आंसर करोगे इस ट्रिक के आधार पे, तो मे भी सही होनी चाहिए और गलत हो जाए। तो आपको डराना मेरा उद्देश्य नहीं है, बस आपको हकीकत से वाकिफ कराना मेरा जरिए कि आपको हकीकत पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी चरण की उपलब्धि नहीं थी? ऑप्शन ए कह रहा है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के मूल शोषक चरित्र को उजागर किया था। तो आपका ये सही है, ऑप्शन ए तो सही है, ये गलत नहीं है। जैसे आप लोग देखेंगे कि उदारवादी चरण के दौरान स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण में सबसे बड़ी उपलब्धियां उन्होंने क्या किया था, उनका क्या योगदान है, तो पहला आपको हेडिंग यही दिख जाएगा कि उन्होंने खास करके दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, दिनशे वाचा, इन लोगों ने जो है बताया कि जो अंग्रेज हैं हमारे देश का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, और इन्हीं लोगों ने ही निकास सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था, खास करके दादा भाई नौरोजी ने। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका सही है। सी कह रहा है कि उन्होंने आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाकर लोगों की राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षित किया।
इनका सबसे बड़ा काम ये भाई, इन्होंने अच्छा काम ये किया था कि लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की, ठीक है, राजनीतिक कार्यों में लोगों को प्रशिक्षित किया। तो सी भी सही है आपका। उन्होंने डी कह रहा है कि उन्होंने एक साझा शत्रु के खिलाफ एकजुट होने के लिए एक साझा राष्ट्र की भावना पैदा की, तो डी भी सही है। लेकिन बी जो कह रहा है कि उन्होंने अपनी मांगों के दायरे में वृद्धि करके अपने लोकतांत्रिक आधार को व्यापक बनाया था, तो इन्होंने अपने लोकतांत्रिक व्यापार को व्यापक नहीं बनाया था, इसमें बहुत ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई थी। उदारवादी चढ़ के दौरान इसमें जो वकील थे, मध्यम वर्गीय लोग, खास करके उच्च वर्ग के लोग इससे जुड़े हुए थे। जो साधारण लोग थे, किसान लोग थे या फिर मजदूर थे, इसमें उदारवादी चरण के दौरान लोगों की ज़्यादा भागीदारी नहीं थी, इसमें ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जनाधार जो है व्यापक नहीं थी। तो यहाँ बी करेक्ट नहीं होगा, इस वजह से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो बी सही नहीं है। ठीक है, लोकतांत्रिक आधार को व्यापक बनाया तो नहीं बना पाए थे ये। ठीक है, इनमें लोगों की भागीदारी ज़्यादा नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने तुहफत उल मुवाहिदीन यानी एकेश्वरवादियों के लिए एक उपहार की रचना की थी? तो तुहफत उल मुवाहिदीन की रचना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है पदाधिकारी का नाम दिया है और इनकी क्या भूमिका थी, ये दिया है। ठीक है, मराठा राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग पदाधिकारी थे, उन पदाधिकारियों की अलग अलग भूमिका थी, अलग अलग कार्य करने की उनकी जिम्मेदारी थी। तो यहाँ पे बताना है कि कितने सही सुमेलित हैं। तो पहला कह रहा है कि मिरसदार जो होता था ये निवासी जोतदार होता था, तो पहला सही सुमेलित है। पाटिल जो होता था ये गांव का मुखिया होता था, तो दूसरा भी सही सुमेलित है। कमाविसदार जो है राजस्व संग्राहक होता था, तो तीसरा भी सही सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, और हाँ दोस्तों, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये पदाधिकारी की क्या भूमिका थी, क्या काम था, ये याद कर लेना है आपको। हमेशा एग्जाम में पूछ देता है, फिर चाहे आप मौर्य, गुप्त ले लो, मराठा साम्राज्य, या फिर आप मिडाइवल हिस्ट्री, वहाँ ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ठीक है, तो इसको जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, 1837 से 38 में 1837-38 में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1837 में हुई थी। कहीं 1838 भी दे देता है, 1837-38 में हुई थी। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इस क्वेश्चन के संदर्भ में कि यह बंगाल क्षेत्र में एक प्रमुख राजनीतिक संघ था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी, बंगाल में की गई थी, और ये एक प्रमुख राजनीतिक संघ था, और भारत का ये पहला आधुनिक राजनीतिक संघ था, लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसका उद्देश्य जो था जमींदारों के निहित हितों को सुदृढ़ करना था। ठीक है, जमींदारों के हितों को सुदृढ़ करने के लिए या उनके हितों के लिए काम करने के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तीसरा कह रहा है कि बाद में इसका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में विलय कर दिया गया, तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बाद में इसका विलय जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में किया गया था। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। लैंड होल्डर सोसाइटी, आप जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले बहुत सारी संस्थाएं स्थापित की गई थी, तो ये वाला टॉपिक आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मिल जाएगा। तो इसमें लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में बताया गया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, और इसका विलय जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये सारी चीजें। ठीक है, तो तीनों ही सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, पीएमई ड्राइव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन है कि यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए शुरू की गई है। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, पीएम ई ड्राइव योजना। ठीक है, ई से इलेक्ट्रिक हो गया, तो ई ड्राइव योजना, यह योजना किसके लिए होगा भाई, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट कर सकें, खरीद सकें, उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, हमारे जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें कमी आए, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि दो पहिया वाहनों को छोड़कर यात्री और परिवहन संबंधी सभी वाहन इस योजना के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दो पहिया वाहनों को छोड़कर नहीं, बल्कि दो पहिया वाहनों को भी शामिल किया गया इसमें, चाहे दो पहिया वाहन हो, 3 पहिया हो, 4 पहिया हो, ट्रक हो, बस हो, सभी पीएम ई ड्राइव योजना के अंतर्गत लाए गए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि पीएम ई ड्राइव योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है। तो हमने जैसे कि आपको अपने सीरीज में बताया है कि अक्सर जब भी किसी मंत्रालय का नाम दे स्टेटमेंट में, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो स्टेटमेंट गलत होता है। तो पीएम ई ड्राइव योजना जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहल नहीं है। ये योजना किसकी पहल है? तो भारी उद्योग मंत्रालय की पहल है। ठीक है, भारी उद्योग मंत्रालय की ये पहल है। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा गलत हुआ, दूसरा गलत हुआ, पहला सही हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप बिना पढ़े भी कर सकते थे, जैसे कि अपने समझ पर कि हाँ ये भाई ई ड्राइव योजना है तो इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए ही लाया गया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदें और उसी को अडॉप्ट करें, पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ियाँ ना खरीदें। तो ये तो इतना आप अपने दिमाग से पहले स्टेटमेंट सही कर सकते हैं। इसमें कह रहे हैं कि दो पहिया वाहनों को छोड़कर, तो आप लोग दिमाग में भाई लोग नॉर्मली दो पहिया वाहन ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दो पहिया वाहन इलेक्ट्रिक देख रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक स्कूटर चल रहा है, इलेक्ट्रिक स्कूटी चल रही है, तो यहाँ पे दो पहिया वाहन तो नहीं हो सकता। दो पहिया वाहनों को छोड़कर दो पहिया यानी कि ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि दो पहिया वाहन इसमें शामिल नहीं है। लेकिन आपको इतना समझ में होना चाहिए भैया दो पहिया वाहनों को भी तो इसमें शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा भी गलत कर देते आप। और जैसे कि हमने कहा है यह अक्सर स्टेटमेंट में मंत्रालय गलत दिया रहता है नाम, तो यहाँ पे तीसरा भी गलत हो जाता है। करेक्ट आंसर आप ऑप्शन ए करके चले आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और जब भी योजना पढ़े तो उस योजना को किस मंत्रालय द्वारा लाया गया है हमेशा याद रखें। कब लाया गया, किस मंत्रालय द्वारा लाया गया, किस बजट में उसकी घोषणा की गई थी, कितने धन आवंटित किए जाएंगे, किन किन को लाभ मिलेगा, ये जरूर पढ़ा करिए। और यहाँ से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है योजना से रिलेटेड को। ठीक है, आगे देखिए। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यही क्वेश्चन जो है दृष्टि की टेस्ट सीरीज मैंने आपको सॉल्व कराया था, शायद चौथा या पांचवा टेस्ट पेपर में सेम यही क्वेश्चन था आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन से। तो ये जो आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन है ये स्थलरूढ़ विकासशील देशों के लिए लाया गया है। यूनाइटेड नेशन की ये पहल है। यूनाइटेड नेशन द्वारा ये 10 वर्षीय योजना है 2024 से 2034 तक के लिए। इसका उद्देश्य ये है कि जो स्थलरूढ़ विकासशील देश है, लैंडलॉक्ड कंट्रीज जो हैं, क्योंकि भाई इनकी कनेक्टिविटी समुद्र तक नहीं होती है, जिन देशों की सीमा जो है समुद्रों से लगती है तो आसानी से अपने वस्तुओं का निर्यात भी कर लेते हैं और दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात भी कर लेते हैं। उनकी कनेक्टिविटी अन्य अन्य देशों के साथ बहुत आसानी से हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज होते हैं अपना व्यापार वाणिज्य बहुत मुश्किल से कर पाते हैं और ना ही इतने इनके यहाँ संरचनात्मक विकास हो पाता है अच्छे से कि वो अपने आर्थिक विकास को और आगे बढ़ा सके। तो मेनली ये फोकस करता है लैंडलॉर्ड कंट्री देशों को, वहाँ पे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों से जुड़ सकें, अपना आयात निर्यात कर सके, अपना संबंध स्थापित कर सकें। ठीक है, तो इसका आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन किससे संबंधित है? तो ये स्थलरूढ़ विकासशील देशों से संबंधित है। हमेशा ध्यान रखना विकासशील देशों से। ओके, जो लैंडलॉक्ड देश होंगे, जो विकासशील लैंडलॉक्ड देश होंगे उनके लिए है ये। चलिए आगे देखिए। 1865 के सूखे के पश्चात अगले वर्ष आए अकाल ने उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार को प्रभावित किया। तो इस अकाल की यानी उपरोक्त क्षेत्रों में अकाल की जांच हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो उस जॉर्ज कैंपेबल आयोग की नियुक्ति की गई थी 1865 में आए अकाल की जांच के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत जैन एआई शब्दावली का प्रयोग निम्नलिखित के संदर्भ में किया जाता है। तो भारत जैन एआई शब्दावली का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो भारतीय भाषाओं और डोमेन के लिए विकसित एक ओपन सोर्स एआई मॉडल है। इसको इस तरह से समझिए जैसे आप लोग चैट जीपीटी यूज करते होंगे, जेमिनी यूज करते होंगे, इसी तरीके से भारत ने कहा कि भैया हम अपना स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करेंगे जिसका नाम रखा गया भारत जैन एआई। जैसे आप अगर भारत की किसी स्थानीय रीति रिवाज के बारे में चैट जीपीटी पे सर्च करो तो संभावना यह है कि वो उतनी सटीक जानकारी नहीं दे पाएगा। तो भारत ने क्या किया भाई, भारत सरकार ने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना अपने लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के उद्देश्यों यानी कि भारत के हितों की पूर्ति के लिए एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित किया जाए।
कि अगर हम भारत के किसी स्थानीय रीति रिवाज के बारे में इस भारत जैन से पूछे तो हमें अच्छे से जानकारी दे, सटीक जानकारी दे। तो ये भारत का अपना स्वदेशी खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे भारत जेन एआई कहा गया। ठीक है, तो ये पूरा 22 भाषाओं में ये उपलब्ध होंगी, आप किसी भी भाषा में सर्च कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये ओपन सोर्स एआई मॉडल, ओपन सोर्स एआई मॉडल का मतलब ये होता है कि ये सभी के लिए होगा, चाहे कोई छात्र यूज करना चाहे तो इसको यूज कर सकता है, कोई कंपनी यूज करना चाहे तो कर सकता है, तो सभी के लिए ओपन रहेगा ये। चलिए आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार की रिंग फेंस नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कथन कि इसका उपयोग ब्रिटिश भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। हमेशा अक्सर एग्जाम में रिंग फेंस नीति, सहायक संधि, व्यवगत सिद्धांत, ये सब एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। तो रिंग फेंस नीति जो है इसको लाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा। तो करेक्ट पहला स्टेटमेंट आपका सही है, इसका उपयोग पहली बार वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। दूसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक बंदरगाहों को घेरेबंदी द्वारा सुरक्षित करना था। ये गलत है। रिंग फेंस नीति को लाने का उद्देश्य ये था कि भारत के जो ब्रिटिश क्षेत्र हैं, ब्रिटिश क्षेत्र को भाई इनको सुरक्षित करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी को जिन जिन क्षेत्रों में इनका अधिकार था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र थे, ये अपने ब्रिटिश क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करना चाहते थे, उसको सुरक्षित करना चाहते थे। तो किससे सुरक्षित करना चाहते थे? अफगानों से, यानी अफगान आक्रमण से, मराठा आक्रमण से। तो इसलिए इन्होंने रिंग फेंस नीति लाई कि ये क्या करेंगे कि अपने ब्रिटिश क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में कहे तो एक तरह से एक सुरक्षित वातावरण तैयार करेंगे। इस नीति के तहत ऐसा था कि अंग्रेज बड़े चंड थे, उनके दिमाग में आया कि अगर हमको अपना क्षेत्र सीमित रखना है तो हम अपने पड़ोसी जितने हैं, आसपास के पड़ोसी, उनके साथ हम मित्रता कर लेते हैं, और जब भी आक्रमण होगा तो इन्हीं क्षेत्रों में होगा। जब आक्रमण इन्हीं क्षेत्रों में होगा तो जो भी संसाधन प्रयोग किए जाएंगे उसी राज्य के संसाधन प्रयोग किए जाएंगे, उसी राज्य के सैनिक प्रयोग किए जाएंगे। तो जैसे कि आप ये कहो कि अपने घर को अगर आपको सुरक्षित करना है तो आप क्या करो कि अपने पड़ोसी हैं उनसे क्या कर लो, दोस्ती कर लो, उनसे संधि कर लो, ताकि जब भी कोई हमला हो तो उन पे सबसे पहले हो, तो आप बचे रहें। ठीक है, तो इनकी यही मानसिकता था, यही आपका रिंग फेंस नीति कहलाया था। ये सभी वाणिज्यिक बंदरगाहों को नहीं, बंदरगाहों को सुरक्षित करने के लिए, उनके घेरेबंदी के लिए नहीं था, ब्रिटिश क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, हेपेटाइटिस डी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह हेपेटाइटिस डी वायरस के कारण होने वाली यकृत की सूजन है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि यह केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है जो पहले से ही हेपेटाइटिस सी से संक्रमित है। तो यह केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है जो पहले से ही हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है, सी से नहीं। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग विजन आईएएस का विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज चाहते हैं, विजन आईएएस के सारे टेस्ट पेपर को चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस कमेंट बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके, यानी टेस्ट सीरीज नाम से एक लिंक होगा नीचे, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होता है। आप इस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर ही आपको विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, या फिर अगर आप अन्य इंस्टीट्यूट का चाहते हैं, जैसे दृष्टि आईएएस की चाहते हैं, तो आपको दृष्टि आईएएस की भी मिल जाएगी। ओके, इसके साथ आपको फोरम आईएएस, संस्कृति आईएएस की भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी यूपीएससी के लिए। आगे देखिए, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पोलीगर विद्रोह को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो बताइए पोलीगर विद्रोह के बारे में कि कौन सा कथन आपका इसके संदर्भ में सही है, बताइए। तो दोस्तों पोलीगर विद्रोह को दक्षिण भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। पोलीगर विद्रोह जो है दक्षिण भारत के स्थानीय जमींदार और सैन्य अधिकारियों द्वारा
किया गया था ये विद्रोह। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन कि इसके संदर्भ में सबसे सर्वोत्तम रूप से पोलीगर विद्रोह को कौन वर्णित करता है। तो ऑप्शन सी देखिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थानीय सैन्य प्रमुखों की संप्रभुता और राजस्व अधिकारों के हनन के विरुद्ध उनका प्रतिरोध किया गया था। तो यहाँ पे पोलीगर विद्रोह क्या था कि दक्षिण भारत के जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, खास करके जमींदार और वहाँ पे कुछ सैन्य अधिकारी थे, तो इन्हीं लोगों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मनमानी रवैये के खिलाफ ये विद्रोह किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, बुंदेला विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह विद्रोह 1857 के विद्रोह से पहले हुआ था। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि जो बुंदेला विद्रोह है 1857 के पहले, यानी कि ये विद्रोह जो है 1842 में हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि 1857 के विद्रोह से पहले हुआ था। दूसरा कह रहा है कि यह बुंदेलखंड के सागर नर्मदा क्षेत्र में कराधान में वृद्धि की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, बुंदेलखंड के सागर नर्मदा क्षेत्र में करों में वृद्धि करने की वजह से यहाँ पे ये विद्रोह किया गया था, बुंदेला विद्रोह यहाँ के लोगों द्वारा। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि इस विद्रोह से जुड़े महत्वपूर्ण नेता तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई थी। तो यहाँ तीसरा गलत है, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की बुंदेला विद्रोह में कोई भूमिका नहीं थी। तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई। अब इसको बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी घटना कब घटित हुई थी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में दक्कन दंगों के बाद दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित हुआ था, 1889 में, यानी 1879 में। अकाल से निपटने के लिए स्ट्रेची आयोग का गठन कब हुआ था, 1880 में। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। महारानी विक्टोरिया को औपचारिक रूप से भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के लिए प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में हुआ था। तो बताना है कि इसमें सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। तो सबसे पहले आपका 1875, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। आगे देखिए, एक साइड नीति या कार्रवाई दी है, उस दौरान कौन गवर्नर जनरल थे, ये दिया है। बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ओके, तो व्यवगत का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था। करेक्ट है, आपका सही सुमेलित है ये पहला। दूसरा है रिंग फेंस की नीति। रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लाया गया था। इस नीति को किसके द्वारा लाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो गया। तीसरा कह रहा है सहायक संधि वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लाया गया था। नहीं, सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाया गया था। तो तीसरा भी गलत हो गया। पूछा था कितने सही सुमेलित थे, तो केवल एक सही सुमेलित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजी लॉकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया पहल के तहत 2015 में शुरू किया गया एक डिजिटल दस्तावेज वॉलेट है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, डिजी लॉकर जो है डिजिटल इंडिया पहल के तहत 2015 में शुरू किया गया था। एक डिजिटल दस्तावेज वॉलेट है, यानी कि अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप इसमें सेव करके रख सकते हो। दूसरा है कि डिजी लॉकर के माध्यम से जारी किए गए दस्तावेज कानूनी रूप से मूल भौतिक दस्तावेज के समान है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आप लोग फॉर्म अप्लाई करते होंगे तो आप लोग डिजी लॉकर का प्रयोग करते होंगे, तो इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आप लोग को नहीं पता होगा। तीसरा कह रहा है कि यह प्लेटफॉर्म केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा विकसित और प्रबंधित किया गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसे इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में भारत में हुए सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि शुजा-उद-दौला ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया, जो अपने भव्य मेहराबदार हॉल और मुगल अवधि वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। गलत क्यों है मैम, यहाँ पे शुजा-उद-दौला नहीं बल्कि आसफ-उद-दौला होना चाहिए था। आसफ-उद-दौला ने
लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था, न कि शुजाउद्दौला ने। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि सवाई जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में 5 खगोलीय वेधशालाएं स्थापित की। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। और सवाई जयसिंह का ये जो 5 वेधशालाएं थी, इसको याद रख लेना, दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा। कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है कि उपरोक्त में से सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाए गए 5 खगोलीय वेधशालाएं कहाँ कहाँ पे स्थापित की गई। तो मैं भी आपके सामने जयपुर की जगह उदयपुर दे दे, उज्जैन की जगह नासिक दे दे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए याद कर लीजिएगा, दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा। आता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अक्सर दे देता है इस तरह का क्वेश्चन। तो दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्लामी कानून और फारसी साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। पूछा था कितने सही है, तो केवल 2 सही है। ओके, आगे देखिए, औपनिवेशिक गवर्नर और राष्ट्रीयता, जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को दे देती हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्टिंग चैप्टर ही जो है यहाँ से ही शुरू होता है, पहले ही स्टार्टिंग के चैप्टर से ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। चलो आगे देखो, आइडियोनेला साकाएंसिस पद निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रायः सुर्खियों में रहा है? तो पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट जैसे प्लास्टिक के विघटन और अपचयन में सक्षम एक जीवाणु के संदर्भ में, ये क्या है? एक तरह का ये जीवाणु है जो प्लास्टिक्स का विघटन करता है, उसका अपचयन करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, सिख सुधार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है बाबा राम सिंह निरंकारी, ये शब्द यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। बाबा राम सिंह निरंकारी आंदोलन के संस्थापक थे। तो ध्यान रखना कि बाबा राम सिंह निरंकारी आंदोलन के संस्थापक नहीं थे। तो कौन था मैम? बाबा दयाल दास, ठीक है। बाबा दयाल दास जो है निरंकारी आंदोलन के संस्थापक थे। तो पहला गलत हो गया, बाबा राम सिंह नहीं थे। दूसरा कह रहा है कि नामधारी सफेद पगड़ी के साथ सफेद कपड़े पहनते थे और एक माला धारण करते थे जो उन्हें अन्य सभी से अलग करती थी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि निरंकारी गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना के बाद अपनाए गए रीति रिवाजों का पालन करते थे। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। निरंकारी गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना के बाद रीति रिवाजों का पालन करते थे, ये तो नहीं, ये रीति रिवाजों का पालन नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ तीसरा गलत हो गया, पहला गलत है, दूसरा सही है। पूछा कौन सा सही है, तो केवल दूसरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग हमारे अगर यूपीएससी सिलेबस को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे 5th फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी 5th फाउंडेशन बैच जो है क्लब आईएएस ऐप पर चलती है। डेली इसकी क्लासेस चल रही है। अभी इस समय 4th पेपर की क्लास चल रही है, ठीक है। और गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के क्लब आईएएस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। क्लब आईएएस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप 5th फाउंडेशन बैच में ज्वाइन हो जाइए। इसकी फ़ी कितनी है? इसकी फ़ी है 1499 रुपये। 3 साल की वैलिडिटी मिलेगी, यानी कि 3 साल तक आप हमारे इस वीडियोस को देख सकते हो। और इसके साथ ही पहले आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करने से पहले, परचेस करने से पहले आप डेमो क्लास देख लेना। अगर डेमो क्लास अच्छी लगे तभी आप हमारे बैच को ज्वाइन करना, ओके। चलिए, 1781 के बनारस विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1781 में बनारस विद्रोह हुआ था। इसके संदर्भ में पहला कथन कह रहा है कि ये वॉरेन हेस्टिंग्स के गवर्नर काल में शुरू हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि ये जो 1781 का बनारस विद्रोह था ये किसके काल में हुआ था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। दूसरा कह रहा है कि इसका तत्कालिक कारण कंपनी द्वारा बनारस के राजा चैत सिंह से अधिक राजस्व वसूलने का प्रयास था। इसी वजह से बनारस विद्रोह किया गया था,
राजा सैद सिंह के नेतृत्व में। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, कर्नाटक युद्धों की निम्नलिखित लड़ाइयों या घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कर्नाटक युद्धों की कई सारी लड़ाइयाँ कर्नाटक में युद्ध हुए थे। तो ये अडयार की लड़ाई होगी, अंबूर की लड़ाई होगी, आरकोट की घेराबंदी होगी। तो इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो अडयार की लड़ाई हुई थी आपका 1746 ईस्वी में, अंबूर की लड़ाई हुई थी 1749 ईस्वी में, आरकोट की घेराबंदी हुई थी 1751 में। तो इसका क्रम क्या बनेगा भाई? इसका क्रम बन जाएगा 1, 2, 3। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सबसे पहले घटित हुई? अब इसका भी आंसर करने के लिए आपको सभी घटनाओं का समय पता होना चाहिए कि कब कौन सी घटना घटित हुई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो कि कलकत्ता में हुई थी 1800 ईस्वी में हुई थी। वेलेस्ली द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन जो है 1881 ईस्वी में किया गया था। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा संवाद कॉमेडी का स्थापना जो है 1821 ईस्वी में की गई थी। तो बताना है आपको कि कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे देखिए, आगे है चिन्हट की लड़ाई निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो चिन्हट की लड़ाई ये लखनऊ में हुई थी, 1857 के विद्रोह से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वंदे मातरम पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा गाया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी विद्रोह के संदर्भ में दीकू शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आदिवासी विद्रोह के संदर्भ में दीकू शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका क्या मतलब है? तो आदिवासी समुदायों का शोषण करने वाले साहूकार, व्यापारी और जमींदार जैसे बाहरी लोगों के लिए दीकू शब्द प्रयोग किया जाता था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवगत की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। व्यवगत की नीति किसके द्वारा लाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाई गई थी। जैसे कि हमने आपको कहा है कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो स्टार्टिंग टॉपिक में ही आपको व्यवगत की नीति, सहायक संधि, रिंग फेंस की नीति तीनों अच्छे से पढ़ लेना है। उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। एग्जाम में तीनों में से कोई एक दे देता है। ठीक है, तो इसको लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। दूसरा कह रहा है कि इसने मृत शासकों के दत्तक पुत्रों को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया था। देखो, डलहौजी ने ये जो व्यवगत की नीति लाई थी, इसका उद्देश्य ये था कि भाई ये बिना किसी युद्ध के जरिए किसी किसी शासक के राज्य को अपने अधीन लाना चाहता था। तो इसने क्या दिमाग लगाया कि जिन जिन राजाओं के या जिन जिन शासकों का खुद का पुत्र नहीं है, खुद का बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो उसकी पूरी विरासत जो है ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाएगी। तो ये अच्छा तरीका था, इन्होंने भाई इसलिए व्यवगत की नीति लाई थी कि हमें युद्ध नहीं करना पड़ेगा उनसे, बस हमें ये दिमाग में ला दो कि इनका खुद का पुत्र नहीं है, तो जो भी विरासत है उसके दत्तक पुत्र यानी जो भी बच्चा अडॉप्ट किया है उसको नहीं जाएगा, उसकी सारी विरासतें ब्रिटिश सरकार के अधीन आ जाएगी। तो इसी को व्यवगत की नीति कहा गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है कि इसने मृत शासकों के दत्तक पुत्रों को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया था कि अगर शासक मर गया है तो उसकी सारी विरासत उसके अडॉप्ट किए गए लड़के को नहीं जाएगा, अगर बायोलॉजिकल खुद का उसका लड़का है तो उसको चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगी, उसका सारा विरासत जो है उसके लड़के को मिल जाएगा, लेकिन अडॉप्ट किए हुए लड़के को नहीं मिलेगा। अगर उसका खुद का लड़का नहीं है, बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो उसकी सारी विरासत अंग्रेजों के पास आ जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाएगी। तो यहाँ पे दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि अवध इस सिद्धांत के तहत विलय किया जाने वाला पहला राज्य था। तो ध्यान रखिएगा कि इस सिद्धांत के तहत विलय किया जाने वाला अवध पहला
राज्य नहीं था। ठीक है, अवध को जो है कुशासन के आधार पर अवध को लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाया था। अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उन पर कुशासन का आरोप लगा दिया गया था। कुशासन के आरोप लगा करके अवध का विलय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब ब्रिटिश क्षेत्र में कर लिया गया था, या तो कहीं अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। तो इसमें व्यवगत की नीति के आधार पर नहीं किया गया था, बल्कि कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय किया गया था ब्रिटिश क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अक्सर ये स्टेटमेंट दे देता है, हमेशा ये स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि अवध इस सिद्धांत के तहत विलय किया जाने वाला पहला राज्य था, तो यहाँ गलत हो जाएगा। तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय राज्यों के संदर्भ में आसफुद्दौला निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक था? तो आसफुद्दौला किस राज्य का शासक था? अवध राज्य का शासक था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह युद्ध मुख्यतः तराई और कुमायूं क्षेत्रों में सीमा विवादों के कारण शुरू हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि यह युद्ध यानडूब की संधि के साथ समाप्त हुआ। तो आप लोग को ध्यान होगा कि यानडूब संधि जो है आंग्ल बर्मा युद्ध 1826 में हुआ था। आंग्ल और बर्मा की बीच युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध की समाप्ति जो है यानडूब संधि के द्वारा हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि यानडूब की संधि आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान हुआ था, न कि आंग्ल नेपाल युद्ध में हुआ था। तो दूसरा गलत हो गया। आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति जो है सुगौली संधि के साथ हुई थी। ठीक है, सुगौली की संधि हुई थी, कब हुई थी? 1816 ईस्वी में हुई थी। ओके, तो दूसरा गलत हो गया। हमेशा ध्यान रखना, यानडूब की संधि आंग्लो बर्मा युद्ध में हुई थी 1826 ईस्वी में। आंग्ल नेपाल युद्ध में सुगौली की संधि हुई थी। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि युद्ध के बाद नेपाल ने सिक्किम पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया था। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही कि नेपाल ने जो है सिक्किम पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया था। इस पर जो है सिक्किम पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार हो गया था। तो तीसरा सही है। पूछा था कितने सही है, तो केवल 2 सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, क्या आप लोग यूपीएससी पीवाईक्यू 2025 के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो? इस पर एनालिसिस करना चाहते हो कि कैस यूपीएससी 2025 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन था और किस सब्जेक्ट से कैसा क्वेश्चन पूछा गया था? तो अगर आप लोग यूपीएससी 2025 का पीवाईक्यू चाहते हो, पीवाईक्यू की वीडियो चाहते हो, इस पर एनालिसिस करना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट करना। आप लोग कमेंट करोगे तभी मैं इस पर वीडियो ला करके दूंगी आप लोगों को। मैंने ये सोचा है कि यूपीएससी के सारे पीवाईक्यू को ईयर वाइज सॉल्व करें। पहले 2025 करेंगे, फिर 2024, फिर 2023, फिर 22, 21, ऐसे करते करते हम लोग 2013 तक के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लगभग हम लोग 12-13 साल का पेपर सॉल्व करेंगे। तो जब आप लोग कमेंट करोगे तभी मैं इस पर वीडियो बनाकर दूंगी, और भी एकदम डिटेल में सारे क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोग टेस्ट सीरीज में करते हैं। ठीक है, और आप लोग को पीवाईक्यू करना ज़रूरी भी है। अगर आप यूपीएससी देना चाहते हो तो पीवाईक्यू से आप बच नहीं सकते। पीवाईक्यू आपको सही डायरेक्शन देगा, एक गुरु से ज़्यादा अच्छा डायरेक्शन आपको प्रीवियस ईयर का पेपर और मॉक टेस्ट देगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सामाजिक आंदोलन और संबद्ध नेता। तो फराजी आंदोलन से संबंध थे हाजी शरीयतुल्लाह और दूदू मियाँ। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है अहमदिया आंदोलन, तो मिर्जा गुलाम अहमद। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। वहाबी आंदोलन से सैयद अहमद बरेलवी इसके नेता रहे हैं वहाबी आंदोलन के। तो तीनों सही से मिली थे, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखो अहमदिया आंदोलन को याद कैसे करना है, अहमद इसमें है और अहमद इसमें भी है, तो अहमदिया अहमद। वहाबी से व इसमें भी है, ब इसमें भी है, तो बरेली भी, ऐसे याद कर लेना। फराजी आंदोलन के जो मुख्य नेता थे उनका नाम था हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह,
शरीयतुल्लाह। तो इसको भी कैसे याद करना है, फराजी से हाजी, फराजी से हाजी, अहमदिया से अहमद, अहमद से यहाँ पे अहमद है, मिर्जा गुलाम अहमद, तो अहमद से अहमदिया याद कर लेना। और वहाबी वो, और यहाँ पे ब है तो ऐसे बरेलीवी, सैयद अहमद बरेलीवी, ठीक है, बरेलीवी यहाँ पे ध्यान दे लेना। क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में आप लोग भूल जाते हैं कि किसके कौन नेता थे, तो कभी तो आपको याद करने का एक ऐसा भी ट्रिक आप लोग यूज कर सकते हो। जब इस तरह का ट्रिक यूज करोगे ना तो बहुत आसानी से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, लेकिन बहुत जल्दी आप भूल भी जाओगे। इसलिए आपको लंबे समय तक याद रहे, आपको बार बार इस ट्रिक को रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप याद करो हर दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते 10 दिन पे रिवीजन कर लिया करो, तो कभी नहीं भूलोगे। फिर जब 4-5 बार आप रिवाइज कर लोगे तो कभी दिमाग से नहीं निकलेगा। आगे देखिए, कोलाचिल का युद्ध जो है, कोलाचिल युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह त्रावणकोर साम्राज्य और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि ये जो कोलाचिल का युद्ध था ये त्रावणकोर साम्राज्य और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि यह एक भारतीय साम्राज्य द्वारा एक यूरोपीय शक्ति की एक निर्णायक हार थी। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बुरी तरीके से हार गई थी, भारतीय साम्राज्य की जीत हुई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा कह रहा है कि इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने डचों का सक्रिय रूप से समर्थन किया था। तो ये गलत है। फ्रांसीसियों ने डचों का समर्थन नहीं किया था, बल्कि त्रावणकोर की सेना का समर्थन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। वांडीवाश का युद्ध 1760 में। तो इसका क्रम क्या बनेगा, 3-2-1 बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार सभी संरक्षित क्षेत्रों के आसपास न्यूनतम 25 किलोमीटर के दायरों को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना चाहिए। तो ये गलत है। इको सेंसिटिव जोन क्या है कि मान लो कोई वन्यजीव अभ्यारण्य है, कोई राष्ट्रीय उद्यान है, तो राष्ट्रीय उद्यान के बाहर के क्षेत्र को भी पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। वहाँ की इकोसिस्टम को संरक्षित करने के लिए इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो चाहे वन्यजीव अभ्यारण्य हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, कहीं बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है कि जो एनवायरमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसे में उसके चारों ओर के क्षेत्रों को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाता है। लेकिन कितने एरिया, तो लगभग 1 किलोमीटर, पूरे 1 किलोमीटर के रेंज में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। 25 किलोमीटर के दायरे में ये गलत हो जाएगा। 1 किलोमीटर, मिनिमम 1 किलोमीटर के दायरे में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। यहाँ 25 किलोमीटर कह रहा है, लेकिन ये गलत है। 25 किलोमीटर की जगह 1 किलोमीटर होना चाहिए था। दूसरा कह रहा है कि इन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से घोषित किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसको घोषित किसके द्वारा किया जाता है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। लेकिन घोषित तभी किया जाएगा जब राज्य सरकार इसके मतलब उस जिस क्षेत्र को भी वो इको सेंसिटिव जोन घोषित करना चाहते हैं, तो राज्य सरकारों के परामर्श से ही घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो दूसरा सही है। हालांकि केंद्र सरकार या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अपने आधार पर भी बिना राज्य सरकार के परामर्श से भी घोषित कर सकती है, लेकिन जरूरी होता है परामर्श का, ठीक है, राज्य सरकार की। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि पहला कथन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने विधान परिषदों में भारतीयों के प्रतिनिधित्व का विस्तार किया। आप लोग को ध्यान होगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में 1892 के तहत विधान परिषदों में भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, सभी नेता थे, उन्होंने कहा था भैया अगर भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा तो हम लोग कर नहीं देंगे। तो ध्यान होगा आप लोग को कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, इसी दौरान ये नारा दिया गया था, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। अगर भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है विधान परिषदों में तो भारत
जो भारतीय होंगे वो कर नहीं देंगे। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत सदस्यों का चुनाव भारतीय नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष मताधिकार के माध्यम से किया जाना था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट दूसरे कथन की व्याख्या नहीं करता है। इस बेसिस पे आपका आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विश्व को एक अद्भुत जड़ी बूटी से परिचित कराने वाले वनवासी कुट्टी मथन कानी का निधन गरीबी में हुआ। इस संदर्भ में कानी समुदाय किस राज्य से संबंधित है? कानी समुदाय जो है केरल राज्य से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश सरकार द्वारा फाउलर आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो फाउलर आयोग की नियुक्ति जो है भारत में मुद्रा प्रणाली में सुधार करने के लिए की गई थी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, कोनोकार्पस वृक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह एक तेजी से बढ़ने वाले विदेशी वृक्ष प्रजाति है जो गर्मी, लवणता, वायु और धूल प्रदूषण को सहन कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ये एक विदेशी वृक्ष प्रजाति है। ये गर्मी हो या लवणता बहुत ज्यादा हो, वायु और धूल प्रदूषण को सहन कर सकती है। ये कहीं भी उग सकता है, आसानी से अपना ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि यह ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों की स्थानीय प्रजाति है। देखो, जो कोनोकार्पस वृक्ष है इसके दो प्रजाति होते हैं। एक प्रजाति जो है अमेरिका में स्थानीय रूप से पाया जाता है, यानी कि अमेरिका की स्थानीय प्रजाति है। दूसरी प्रजाति पश्चिम अफ्रीका की स्थानीय प्रजाति है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय प्रजाति नहीं है ये, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि कोनोकार्पस वृक्षों का उपयोग भारत में उनके अनेक औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। तो अपना कॉन्सेप्ट लगाइए कि पहला स्टेटमेंट तो ये कह रहा है कि विदेशी वृक्ष प्रजाति है और ये गर्मी, लवणता, वायु और धूल प्रदूषण को सहन कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये आसानी से कहीं पे भी बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकता है, अपना विस्तार कर सकता है। अब ये विदेशी प्रजाति जो है आक्रामक प्रजाति, हम इस तरह के पौधे को हम लोग आक्रामक प्रजाति कहते हैं। आक्रामक मतलब ये कि इतना आक्रामक है कि अपने ग्रोथ बहुत तेजी से करता है, आसपास के पौधों को ग्रोथ नहीं करने देता है। तो हमारी जो भारत की जो स्थानीय पौधे होंगे तो उनकी ग्रोथ में रुकावट आएगी। तो अब अपना कॉन्सेप्ट लगाइए कि क्या भारत में इसके औषधि गुणों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा? भारत में उनके अनेक औषधि गुणों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये तीसरा गलत है, नहीं किया जाता, बल्कि इसके वृक्षों पर इसके उपयोग पर रोक लगाया जा रहा है ताकि इसके वृक्षों के उपयोग पर रोक लगाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और भारत के जो स्थानिक पौधे हैं वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे इसकी वजह से। तो तीसरा भी गलत हो गया, केवल एक सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जब भी कभी स्थानीय विदेशी प्रजातियों की बात आए तो भारत में मैक्सिमम ये चांस होता है कि उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। खास करके आक्रामक प्रजाति हो तो और भी ज्यादा चांसेस है कि भारत में इसके उपयोग पर मनाही होगी। अगला है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म जो है ये पेरिस समझौते से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN ट्रैफिक की एक रिपोर्ट में भारत की बेहतर निगरानी और पर्यवेक्षण की सराहना की गई है। इस संदर्भ में भारतीय गेंडा भारत के निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों में से किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भारत में एक सिंगीय गेंडा पाया जाता है, यानी एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। आपको ये देखने को मिलेगा पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य में। इसे मिनी काजीरंगा भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए, हिंद महासागर में प्रारंभिक पुर्तगाली विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रारंभिक पुर्तगाली विस्तार के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि कार्टेज प्रणाली ने भारतीय जहाजों को भारत में पुर्तगालियों से वापस खरीदने के लिए मजबूर किया गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। कार्टेज प्रणाली ने इनकी पुर्तगालियों की एक व्यवस्था प्रणाली थी, कार्टेज प्रणाली। इसमें क्या था कि वे जो भी कोई भारतीय जहाज है उसको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो इसके लिए इनको पुर्तगाली से पास खरीदना पड़ता था। अगर ये नहीं खरीदते थे तो पुर्तगाली द्वारा इन पर लूट खसोट किया जाता था, जहाज को नष्ट कर दिया जाता था, ये सामान जो थे लूट लिए जाते थे, मार दिए जाते थे जहाज के में जो जितने भी लोग रहते थे।
तो इसलिए पास खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था इस कार्टेज प्रणाली के तहत। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में नौवहन पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अरब व्यापारियों के साथ सहयोग किया था। तो अरब व्यापारियों के साथ सहयोग नहीं किया था, तो यह दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने स्वाली यानी सूरत का एक जगह है स्वाली के पास एक पुर्तगाली स्क्वाड्रन को हरा दिया और जहांगीर को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति देने के लिए राजी हो गए थे। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट सही है। जहांगीर इससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं अंग्रेज से कि भाई वो पुर्तगाली स्क्वाड्रन को हरा देता है। तो अंग्रेज जहांगीर जो है इस बात से खुश होकर के अंग्रेजों को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दे देते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृतसर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सतलज के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर रणजीत सिंह की संप्रभुता को मान्यता दी थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। अमृतसर की संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के बीच। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है सतलज के जो पश्चिमी क्षेत्र होगा, इन्होंने डिसाइड किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि सतलज नदी के पश्चिम वाले क्षेत्र पर रणजीत सिंह की संप्रभुता होगी, हम उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इस संधि के माध्यम से कंपनी को लाहौर में सेना तैनात करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये गलत है, इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर ये स्टेटमेंट दे देता है। तो इस संधि के तहत यानी अमृतसर संधि के तहत कंपनी को लाहौर में सेना तैनात करने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, सॉरी दूसरा गलत है, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह एकमात्र वैश्विक और कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है जिसके माध्यम से सरकारें संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई और सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो पहला स्टेटमेंट आपका ये सही है। दूसरे कह रहे हैं कि भारत ने आज तक इस संधि की अभिपुष्टि नहीं की है। तो ये गलत है। भारत 2002 में इस पर हस्ताक्षर किया था और 2011 में इसकी अभिपुष्टि की थी। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रबुद्ध भारत उद्बोधन और वेदांत केसरी निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक सुधार संघ से जुड़ा था? तो प्रबुद्ध भारत उद्बोधन और वेदांत केसरी जो है ये तीनों जो है रामकृष्ण मिशन से जुड़ा था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे 19वीं सदी के भारत में रेलवे विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ब्रिटिश पूंजीपतियों को उनके निवेश के एवज में भारतीय राजकोष द्वारा समर्थित एक प्रत्यभूत प्रतिफल का आश्वासन प्रदान किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि रेलवे कंपनियों द्वारा इंजनों, पटरियों तथा अन्य यंत्र सामग्री का प्रत्यक्ष आयात जो है ब्रिटेन से किया जाता था, जिससे ब्रिटिश विनिर्माताओं हेतु लाभ सुनिश्चित होता था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, भारत में जैसे मान लो भारत में रेलवे का विकास किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, तो रेलवे का विकास किया गया, उन्होंने अपने हितों के लिए, अपने लाभ के लिए रेलवे का विकास किया था। तो भारत में जब रेलवे का विकास किया गया तो जितनी भी चीजें थी, जरूरत थी, जैसे पटरी बनाने की लोहे की जरूरत थी, स्टील की जरूरत थी, तो जितने भी पार्ट्स थे इंजन बनाने का या फिर और भी यंत्र सामग्री बनाने का, तो ये सभी जो टूल्स हैं, उपकरण हैं, ये भारत में नहीं बनाए गए, भारत के रिसोर्सेज का प्रयोग करके नहीं बनाया गया, बल्कि ब्रिटेन से आयात करके इन्होंने बनवाया। इससे किसको लाभ हुआ? ब्रिटिश विनिर्माताओं को लाभ हुआ, ब्रिटिश की कंपनियों को लाभ हुआ। अगर भारत में बनाते तो भारत के लोगों को रोजगार मिलता, भारत के रिसोर्स का प्रयोग करते, भारत से ही सामान को खरीदते। लेकिन ये क्या किए, अपने यहाँ से सारी चीजों का आयात कर रहे थे, तो अपने लोगों को ये लाभ पहुंचा रहे थे, भारतीयों को नहीं। तो दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि रेलवे के विस्तार ने भारत के लौह एवं इस्पात उद्योगों के विकास को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप सुदृढ़ पश्चिमगामी संलग्नता का निर्माण हुआ। देखो, सुदृढ़ पश्चिमगामी संलग्नता का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी उद्योग का, बहुत बड़ी उद्योग का या विकास हो रहा है या फिर बहुत बड़ी चीज का निर्माण शुरू हो रहा है, जैसे मान लो बहुत बड़ा पुल बनाया जा रहा है या फ्लाईओवर बनाया जा रहा है,
ठीक है, बहुत बड़ी फ्लाईओवर बनाई जा रही है। तो ये फ्लाईओवर बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, सीमेंट चाहिए, छड़ चाहिए, बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये रॉ मटेरियल जो है यहीं आसपास जहाँ पे बनाया जाएगा वहीं से ही खरीदा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक चीज़ का बहुत बड़ी चीज़ को विकास किया जा रहा है, तो इस बहुत बड़ी चीज़ के विकास के साथ साथ छोटे छोटे उद्योगों को बल मिलता है, छोटे छोटे उद्योग विकसित होते हैं, छोटे छोटे उद्योगों को लाभ होता है। जैसे स्टील स्टील कंपनी को लाभ होगा, सीमेंट कंपनी को लाभ होगा, इसके बनाने से लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी को कहते हैं सुदृढ़ पश्चिमगामी संलग्नता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। जब भारत में रेलवे का विकास हुआ, क्योंकि रेलवे के विकास के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा है, तो भारत में जब रेलवे का विस्तार किया गया तो यहाँ के भारत के लौह एवं इस्पात उद्योगों के विकास को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित नहीं किया गया था। अंग्रेज अपने यहाँ से आयात करते थे। तो ये जो सुदृढ़ पश्चिमगामी संलग्नता है, इसका निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, तो यह तीसरा गलत हो जाएगा। ये सिद्धांत ये यहाँ पे लागू नहीं हो पाया। लागू तभी होता है कि जब यहाँ रेलवे का विकास हो रहा है, तो सारे इंजन भारत में ही बनाए जा रहे हैं, सारे टूल्स हैं भारत में ही खरीदे जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़े क्षेत्र के विकास से छोटे मोटे क्षेत्रों को भी लाभ हो रहा है, छोटे मोटे क्षेत्रों का भी विकास हो रहा है। तो इसी को संलग्नता, सुदृढ़ पश्चिमगामी संलग्नता कहा जाता है। लेकिन ये सिद्धांत तो लागू ही नहीं हुआ। ये सारी चीजें अंग्रेज जो है भारत अपने ब्रिटेन से आयात कर रहे थे। भारत में तो इसका किसी भी उद्योग का विकास ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है। पूछा था कितने सही सुमेलित है, तो केवल 2। कितने सही है, तो केवल 2 सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आंदोलन दिया और संबंधित नेता का नाम दिया है। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा शुरू किया गया था, तो पहला सही है। मोपला विद्रोह जो है, मोपला विद्रोह दिया है वासुदेव बलवंत फड़के। तो ध्यान रखना, वासुदेव बलवंत फड़के का मोपला विद्रोह से कोई संबंध नहीं था, तो दूसरा गलत हो जाएगा। एक आंदोलन मदारी पासी द्वारा शुरू किया गया था, तो तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको इतना पता होता कि वासुदेव बलवंत फड़के का संबंध मोपला विद्रोह से नहीं है, तो एलिमिनेट करके आप इजीली आंसर निकाल देते। अगला है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। मद्रास महाजन सभा से जुड़े थे। मद्रास महाजन सभा से कौन कौन जुड़े थे? तो सी राजगोपालाचारी नहीं थे, बाकी जी सुब्रमण्या अय्यर, पी आनंद चार्लू, एम वी राघवाचारी, पी रंगैया नायडू, ये सभी थे चारों। लेकिन सी राजगोपालाचारी नहीं थे। इस वजह से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, केवल 4। अगला है, वर्ष 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस अधिनियम को रेले आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर पारित किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को रेले आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर पारित किया गया था। दूसरा कह रहा है कि इस अधिनियम ने भारत में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निजी महाविद्यालयों की संबद्धता संबंधी शर्तों में ढील दी थी। तो यहाँ पे दूसरा गलत है। यह अधिनियम जो है, भारत में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निजी महाविद्यालयों की संबद्धता संबंधित शर्तों में ढील नहीं दी थी, बल्कि और इनके लिए नियम कठोर कर दिए थे। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। घटना दिया है और किस गवर्नर जनरल के काल में ये घटना घटित हुई थी, ये दिया हुआ है। पूछा है कितने सही सुमेलित हैं। तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है विलियम जोन्स द्वारा की गई थी हेस्टिंग्स के काल में। ठीक है, हेस्टिंग्स के काल में की गई थी, ना कि जॉन शोर के काल में। तो पहला स्टेटमेंट सही, गलत हो गया। वेल्लोर विद्रोह जो है जॉर्ज बार्लो के शासनकाल के दौरान हुआ था, तो दूसरा सही है। तीसरा है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में हुई थी प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो तीसरा सही सुमेलित है। पूछा है कितने सही सुमेलित है, तो केवल 2 सही सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में मैक्स मुलर, मोनियर, विलियम्स, रोथ और सैसून संबंधित थे। ये किससे संबंधित है? तो इंडोलॉजिकल और प्राच्यवादी अध्ययन से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इसकी पीडीएफ चाहिए भाई, इसका पीडीएफ चाहिए अगर आप लोग को, तो
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उस ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा।